पड़ी, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है। जी। और बेम्बू ही एक ऐसा पौधा है जी। जो बहुत तेज़ी से बढ़ता है जी। और 30% अन्य पौधों से ज़्यादा ऑक्सीजन देता है जी। और 30% ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। जी। इसके सबसे बड़ी अच्छी बात यह है जी। कि यदि किसान इसको लगाता है अपने खेतों में, जी। तो केवल एक बार लगाना है और 70 से 80 साल तक वो उसको कमा के देगा। 4 साल के बाद उसकी कटाई आ जाती है और प्रत्येक वर्ष उसको वो बांस का पौधा जो है उनको इनकम देगा। तो हमने ये देखा कि जब आप फ्रूट के पेड़ लगाते हो या और के अन्य पेड़ लगाते हो तो फ्रूट तो ले लेते हो, लेकिन फिर उसकी भी एक उम्र है और चले जाता है। जी। लेकिन ये पौधा कि जैसे जैसे आप करते जाते हो वैसे वैसे वो स्थिरता रहती है, तो ऑक्सीजन आपको भरपूर मिलता रहता है और साथ में आपकी इनकम भी बढ़ती है। जी। तो इस योजना से सरकार भी इसके लिए अनुदान दे रही है। जी। 100% हमारी सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार इसके लिए अनुदान दे रही है। और जी। यदि इस पर यदि काम किया जाए तो वो दिन जी। दूर नहीं कि जब किसान आर्थिक रूप से भी मजबूत होगा। जी। और हमारे यहाँ जो ग्लोबल वार्मिंग की जो चर्चा हो रही है जी। उस पर भी इसका बहुत ज़्यादा अपन इसका फ़ायदा ले सकते हैं। जी। जी। धन्यवाद बलियानी सर। धन्यवाद। हमारे बीच आकृति शुक्ला मैम हैं। मैम, आप एक शिक्षिका हैं। एक अच्छे जीवन की शुरुआत किसी भी मनुष्य की उसके घर से, उसकी स्कूली शिक्षा से शुरू होती है। तो आप जरा हमें उसके बारे में बताएं कि जैसे बच्चे स्कूल आते हैं, आप लोग क्या ऐसी शिक्षा प्रदान करते हैं बच्चों को जिससे ये सब चीज़ों के लिए वो आगे जागरूक हों? आप सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार। एशियन न्यूज़ और जनधारा को मैं दिल से बहुत बहुत आभार करती हूँ जो मुझे मौका दिए यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए। जी। मुझे इस बात को बोलने में बहुत कष्ट हो रहा है कि आज मैं स्कूल कॉलेज एक ऐसे व्यवसाय, एक ऐसी जगह से जुड़ी हुई हूँ जहाँ पे पूरी तरीके से वो एक शिक्षा प्रदान करना, हम सिर्फ एक बच्चों को बोलते ज़रूर हैं, बताते ज़रूर हैं, पर वो स्कूल में आते हैं। जी। हम सब अपनी ड्यूटी ज़रूर करते हैं, जी। मगर पर्यावरण से लेकर के जी। उनका कोई योगदान नहीं होता है। उनका क्या, हमारा खुद का नहीं होता है। आप एक बार अपने आप से खुद से सवाल करके देखिए, क्या वाकई में हम अपने बच्चों को पर्यावरण के बारे में कितना सिखा लेते हैं और वो लोग, और उनके साथ साथ हम कितना योगदान देते हैं। तो मेरी आप सभी से एक ही दरख्वास्त है, एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि हम इतनी सेविंग्स कर रहे हैं, इतना हम कमा रहे हैं, अपने इतना एसेट्स बना रहे हैं, हम अपने घर फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। हम कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि आप इतना घर क्यों बना रहे हैं, आप इतना पैसा क्यों कमा रहे हैं, तो आपका सिर्फ केवल एक ही उत्तर रहेगा कि हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। पर आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या वाकई में हम अपने बच्चों के लिए जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं? जब उनका स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा, जब उनका सेहत ही नहीं रहेगा, तो इन पैसों का, इन बिल्डिंग का, इन मकानों का, इन बंगलों का वो क्या करेंगे? नमस्कार सर। और ये जो विषय है संतुलन का समीकरण, जी। एशियन न्यूज़ ने ये विषय यहाँ पर रख करके बहुत ही अच्छा समाज में एक भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें कि ये सबके लिए ज़रूरत है। आज प्रकृति बचेगा तो हम बचेंगे, प्रकृति में संतुलन रहेगा तो सभी मनुष्य का जीना ठीक ठाक होगा। तो यह विषय को लेकर के आप लोगों ने ये जो काम किए हैं, आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं सर। हमारी संस्था स्पर्श के माध्यम से हम समाज के विभिन्न वर्गों में जा कर के, जैसे कि स्कूलों में जा कर के, कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर अगर हम सकारात्मक सोच से जाएं तो जो बच्चे हैं, हम बच्चे को सिखा दिए तो उसके माँ बाप भी उस चीज़ को अभी सीखने लगे हैं कि बच्चे को हमने बता दिए कि बेटा पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना है, तो वो घर में जा कर के कहीं न कहीं अपने माता पिता को बोलता है कि नहीं, पॉलीथीन से अब जाएंगे, थैला लेकर के बाजार जाएं, पॉलीथीन में सब्जी ना लाएं। ऐसे कई जगह पे हमको परिवर्तन अब देखने को मिल रहा है। आइए इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच चूड़ामणि साहू जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ धरसीवा से। साहू जी, धरसीवा एक औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। ज़्यादातर हमारी जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं सब उरला धरसीवा के नज़दीक हैं।
तो क्या कहीं ना कहीं धरसीवा के पर्यावरण में उस चीज का आपको वो देखने को मिलता है असर? जी बहुत बहुत धन्यवाद एशियन न्यूज का, जी जिन्होंने बहुत बेहतरीन मुद्दा लेके हम लोग के चर्चा के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया है। जी पहले बता दूं, मानव जीवन के लिए जी जैसे कहते हैं कि 5 तत्व से बना हुआ हमारा ये शरीर, हमारा ये जो देह है, हमारा जो अंग है, जी 5, उसमें से एक तत्व प्रमुखता से है पर्यावरण, हवा का। अगर हमें अच्छा हवा नहीं मिले, स्वस्थ हवा न मिले, तो हमारा जीवन पर्यंत जीना जी इम्पॉसिबल, मुश्किल है। जी जैसे कि बताया गया है एंकर महोदय ने कि मेरा रहना धरसीवा विधानसभा के अंतर्गत होता है, जी और जहाँ पे भी मैं रहता हूँ, घर से जैसे ही निकलता हूँ धुआं चालू हो जाता है। जी चाहे रोड का धुआं हो, जी चाहे फैक्ट्री का धुआं हो, जी और ध्वनि के बारे में भी बहुत सारा बात हो रही थी। जी बड़े बड़ी वाहनें चल रही है, बड़े बड़ी यूनिटें है, वहाँ पे बड़े बड़े फेरोलाइज है, ढलाई फैक्ट्री है, रोलिंग मिल्स है। जी क्षमता से ज़्यादा अगर किसी रोड पे किसी परिवहन अगर चलता है तो रोड का दुर्दशा होना स्वाभाविक बात है। हमने क्षमता बना दिया है 15 टन का, 20 टन का, 25 टन का। वहाँ 50 टन से 80 टन चले, न तो वहाँ पे WBM काम का आएगा और न ही BT काम आएगा। और रगड़ के पिसा पिसा के इतना धूल धंगा उठते रहेगा कि पूछो मत। हम लोग जैसे ही घर से निकलते, हम लोग मोटरसाइकिल अगर निकल के हम लोग अगर शहर आ जाए, अगर मोटरसाइकिल से निकल के हम कहीं हम सिलतरा सांकरा चले जाए, तो हम ये वाइट कलर का शर्ट है, हमें ब्लैक कलर में दिखाई देगा। तो अब निसंदेह हम जैसे ही घर वापस जाएंगे तो हमें नहाना ही पड़ेगा बाद में जाके। ये तो रोड की समस्या हो गई। मैंने इसी अभी में रोड बताया। की समस्या से ही चूड़ामणि जी मैं आपसे जी। पूछना चाहूंगा, आप जी। धरसीवा क्षेत्र से हैं, जी। आपके यहाँ वर्तमान में एक नेशनल हाईवे बना है नया। जी उस नेशनल हाईवे की अगर आप गुणवत्ता पे बात करेंगे तो जब जाओ कोई ना कोई वहां पे ब्लॉकेज रहता है, काम चलते रहता है। जी तो क्या उसे उस प्रकार नहीं बनाया गया कि भारी वाहनों के हिसाब से उस पे पहले सोचा गया हो या कार्य किया गया हो? जगह जगह गड्ढे, धूल के गुबार मिलेंगे आपको। जी 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 जिस प्रकार से नेशनल हाईवे की बात हुई, नेशनल हाईवे के एजेंसी ने किस मानक क्षमता से वहाँ पे बनाया गया है, वो तो एजेंसी ही समझ सकते है उस बारे में। क्योंकि नेशनल हाईवे में तो आप तो 20 टन का वजन लेके चल सकते हो और 100 टन का वजन भी लेके चल सकते हो। उस मानक के आधार पे और हाईवे का अगर बनाया गया होगा तो बहुत बेटर है। अब उस मानक के अगर क्षमता से अगर कम बनाया गया हो, हमें रायपुर से हम बिलासपुर के तरफ जाके देखे तो हमें एक नहीं, 2 नहीं, कम से कम 5 जगह रिपेयरिंग करते मिलेंगे हमें। तो कहीं न कहीं मानक क्षमता कम है, तभी तो उस जगह पे रिपेयरिंग किया जा रहा है। अब उस जगह का जो डैमेज हो चुका है, ये रोड की बारी बात है। मैं यूनिट के बारे में बात कर रहा था, फैक्ट्री है, बहुत सारा फैक्ट्री इंडस्ट्रियल है, चाहे उल्ले की बात करें, चाहे सिलतरा की बात करें, चाहे सांकरा की बात करें, बड़े बड़े उद्योग कारखाने। वहाँ पे इतना डस्ट, इतना ब्लैक कलर का धुआं, इतना काला धुआं गहन से वहाँ पे चल रहा है, उड़ रहा है। जी आदमियों को वहाँ का रहना बहुत दुभर है। हम चाहे सब्जी की बात करें, चाहे मनुष्य जीवन में प्रभाव डालने वाली की बात करें, और इसका गहन तो जो समस्या जो है वो मनुष्य जीवन में पड़ ही रहे हैं अच्छी तरीके से। और बहुत सारे इससे बीमारी भी बहुत हो रहा है यहाँ पे, चाहे चर्म रोग की बीमारी करें, चाहे आँख में लाली की बात करें, या फिर श्वास की बात करें, या खांसी उसी की बात करें, ये तो मनुष्य जीवन में प्रभाव डाल ही रहे। साथ ही साथ हम एग्रीकल्चर के सेक्टर में अगर जाके देखते हैं तो एग्रीकल्चर में भी इनका प्रभाव बहुत गहन तरीक़े से प्रभाव पड़ रहा है। मैं एक रायपुर के नज़दीक मेरा एक गांव है, गुमा गांव पड़ता है, वहाँ पे मेरा 17-18 एकड़ का मेरा फार्म हाउस है। मैं अभी के धान का जो फसल है, जो भी सरना धान अपन जो HMT धान वगैरह का हम लोग डालते हैं, ठीक उसी प्रकार अभी हम दलहन फसल में जैसे चना का फसल डाले, अरहर का फसल डाले, या फिर हम लोग टमाटर का फसल नॉर्मली तौर पे हम लोग डालते हैं। तो उसके फूल में जाके ये जैसे प्रदूषण का जो पॉल्यूशन है वहाँ जाके अगर बैठ जाता है तो फूल निश्चित रूप से उस पौधों को डैमेज करेगा, उत्पादन में इसका कमी आएगा, बहुत सारा बीमारी लगना है एग्रीकल्चर के सेक्टर में, और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जिनके वजह से हम लोग एग्रीकल्चर करने में असमर्थ हो रहे हैं। जी
हमारे बीच संजय नाग जी हैं शिवसेना से। संजय जी, एक रिपोर्ट आई है जिसमें विश्व के 15 शहर जो हैं सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो हैं, उसमें से 12 शहर जो हैं भारत में हैं। क्या लगता है आपको, क्या कारण है, या सुधार क्यों नहीं कर पा रहे हम? 15 साल से हमने रायपुर के लिए भी, जब रायपुर पूरे शहरों की जब सर्वे हो रही थी, स्वच्छ सर्वे की बात जब हो रही थी, तो आज से 12-15 साल पहले पूरे रायपुर शहर के हर एक जोनों में जाकर धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हुए हमने यहाँ के जो महापौर थे उस समय ये अवगत कराने का प्रयास किए कि जिस प्रकार से यहाँ पास पॉल्यूशन बढ़ रहा है, गंदगी बढ़ रही है, उससे ये निश्चित रूप से ये यहाँ पास ये जब सर्वे होगा तो हमारा जो शहर है वो गंदगी के रूप में 5वें या 6वें के रूप में आएगा। और ये हमारा प्रदर्शन हुआ और जब सर्वे हुआ तो ऐसा स्थिति बनी। तो हम देखते हैं जैसे जितने भी यहाँ पास पूर्व में जो 15 साल थे, वर्तमान में जो है, और जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब थे, आज तक जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, आज जो मोहल्ले की बात हो चाहे कॉलोनी की बात है, रोड जैसे के तैसे हैं, सफाई की व्यवस्था वैसी है। और जैसे हम लोगों को जानकारियां मिलती है, जो सफाई कर्मियां, इन लोगों के रजिस्टर में 100 लोग होते हैं, 50 लोग होते हैं, पर काम करने वाले 20 लोग होते हैं और 10 लोग होते हैं, पर पेमेंट सब लोगों का ही आता है। तो इसका भी हमने विरोध दर्ज करवाया है। ठीक। रूपेश वर्मा जी, आप बीरगांव से आते हैं। आज हम जमीनी हकीकत जानने के लिए सुबह बीरगांव गए थे। हमने वहाँ लोगों से बात की और लोगों की तकलीफों को समझा। वहाँ पे धूल की समस्या, सीवरेज की समस्या और औद्योगिक क्षेत्र से लगा हुआ इलाका है, तो काफ़ी सारी ऐसी समस्याएं हैं। उसके निराकरण के लिए क्या किया जाना चाहिए, जरा उसके बारे में हमें बताएं। सबसे पहले मैं एशियन न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है जी। और मैं तो उद्योग नगरी क्षेत्र से आता हूँ जी। इन सब चीज़ों से रोज़ हमारा सामना होता है जी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिरगांव क्षेत्र बिल्कुल इन सब मामलों से पीड़ित है। वहाँ की आम जनता, वहाँ के लोग रोज़ इन सब समस्याओं से उनको जूझना पड़ता है जी। लेकिन अभी कुछ मतलब जब से स्वच्छता सर्वेक्षण केंद्र सरकार के द्वारा या वो चाहे राज्य सरकार के द्वारा जो स्वच्छता पखवाड़ा होता है, इन माध्यमों के कारण स्वच्छता में तेजी आई है। ये बात को नकारा नहीं जा सकता जी। और ये जो चीज़ें हैं मैं मानता हूँ कि इसके लिए जो आम जनमानस का जो एक अवेयरनेस होना चाहिए उसका थोड़ा अभाव है। वो अगर उसको डेवलप करें या सरकार के बीच में जैसे जो कार्यक्रम होते हैं वो उतने प्रभावशाली नहीं हो पाते। उनको अगर हम छोटे छोटे कस्बों, छोटे छोटे हिस्सों में करें, उनको जागरूक करें तो सिस्टम में थोड़ा सुधर सकती हैं। और इसके लिए प्रशासन की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो थोड़ा अपने कार्यों में तेज़ी लाए, सिस्टमों को सुधारे। जैसे बिरगांव बहुत पुराना क्षेत्र है, बहुत पुराना औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन वहाँ के जो सीवरेज सिस्टम है, रोड अभी बहुत प्रयास करने के बाद वहाँ के रोड अभी बने हैं, तो बहुत हम लोग तकलीफ में रहे हैं जी। और अभी सब चीज़ें सुधर रही हैं धीरे धीरे। प्रशासन भी उसके लिए, नगर निगम भी अपने कार्य कर रही है, लेकिन कार्यों में तेज़ी लाने की ज़रूरत है अभी जी। धन्यवाद। हमारे भी शकील साजिद जी हैं। शकील जी, सारे मामलों में बात हुई, सभी प्रदूषण के बारे में बात हुई, प्रकाश प्रदूषण के बारे में किसी ने नहीं बोला। ये जो सोशल मीडिया ज्ञान जो चल रहा है, ये आज की तारीख में हमें इसके अलावा कॉलेज स्कूल की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा लगता है, इतना ज्ञान इस पे मिल जा रहा है। तो क्या सोचना है आपका उस बारे में? अभिनीत जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी। एक शेर है, ये सोच कर के दरख्तों के साए में छांव होती है जी। हम बबूल के साए में आके बैठ गए। हम लोगों को जो बात बोली अभी हमारे वक्ता रुपेश राव साहब ने कि जागरूकता की ज़्यादा ज़रूरत है जी। और हम लोगों को हर उस चीज़ से बचना चाहिए जिससे हम अपने पड़ोसी, अपने समाज, अपने शहर, अपने क्षेत्र को तकलीफ देते हैं। चाहे वो नोज़ पॉल्यूशन हो, आपके शोर का प्रदूषण हो, चाहे वो गाड़ियों का प्रदूषण हो, उससे निकलने वाले जहरीले धुएं का प्रदूषण हो। आजकल तो गाड़ियों में अभी हालांकि एक साइलेंसर निकालने का वो चला है, अभियान चला है, नहीं तो अगर आप बुलेट में आ जाएंगे तो कई बार तो आपको डर के दूर हटना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन आ रहा है, दुश्मन देश की या इजराइल की सेना तो नहीं आ गई है।
कहने का अर्थ ये है कि हम खुद भी इस बात के लिए जागरूक नहीं है कि समाज को हमें कैसा रखना है। ग्रीन आर्मी के अमिताभ भाई, मोहन वर्ल्यानी जी, आकृति मैडम को मैं सुन रहा था, आकृति शुक्ला मैडम ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, स्नेक प्लांट। मैडम आप शिक्षिका हैं, कम से कम हम लोगों को जरूर स्नेक प्लांट बंटवा दीजिएगा। पहला, ग्रीन आर्मी के अमिताभ भाई को मैं जानता हूं, उनके साथ बहुत से कार्यक्रमों में रहा हूं, खासतौर पे विज्ञान महाविद्यालय के वृक्षारोपण में मैं रहा हूं। लेकिन ऐसा लगता है कि हम एक क्षेत्र को भर ग्रीन कर रहे हैं। ये चीज़ें खासतौर पे जो पुराने ज़माने में हर गांव में नीम का पेड़, पीपल का पेड़, बड़ का पेड़ ज़रूर लगाया जाता था, इस वजह से कि ये पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, साया देते हैं। मोहन वल्यानी भाई ने भी बोला बैम्बू, भाई बम्बू मैं जहाँ तक समझता हूँ बांस का पेड़ है, वो बहुत पानी लेता है, तो उस जगह पे उसको लगाना पड़ता है जहाँ पानी की आवक, जिस तरह से नीलगिरी होता है, मैं जितना जानता हूँ। प्रकाश का तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप बता दिए कि मेरे को जुकाम है तो आपको एमबीबीएस डॉक्टर, एमएस डॉक्टर कुछ नहीं बता पाएगा। गूगल बता सोशल देगा। मीडिया में और गूगल और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप में तो इतने लोग बता देंगे कि आपको ये लेना चाहिए, आपको ये पत्ती खाना चाहिए, आपको ये चखना चाहिए शहद के साथ। उसी तरह प्रकाश का जो पॉल्यूशन है, निश्चित रूप से हमारी आंखें चौधिया रही हैं, खासतौर पे जब हम रोड पे भी जाते हैं तो ये जो लाइट्स हैं, हम लोगों को लगना चाहिए धीरे धीरे उसमें सुधार आ रहा है, लेकिन सरकार को लगना चाहिए जिस तरह से वो गरीब धुमाल वालों के लिए डेसिबल तय कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, धुमाल वाले बहुत तेज बजाते हैं, उससे हार्ट पेशेंट नहीं, साधारण आदमी भी कांपने लगता है। हार्ट पेशेंट तो दूर की बात है, घर कांपने लगता है। उनके लिए आप डेसिबल का एक वो मानक तय कर रहे हैं, उसी तरह प्रकाश के लिए भी अभिनीत जी एक मानक तय सरकार करे तो ये बेहद जरूरी हो। हम लोग कार्यक्रम को अंतिम दौर में ले जाते हुए अभी सारे तरीके के प्रदूषण पे हमने बात की। सुभाष सर से मैं जानना चाहूंगा, मानसिक प्रदूषण के ऊपर किसी ने कुछ नहीं बोला, तो जरा इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं सर, और जो कार्यक्रम ये हुआ है उसको आपने किस तरीके से देखा, उसके बारे में हमें साझा। देखो मैं कुछ मेरे प्रिय कवि हैं नरेश सक्सेना, मैं दरअसल यहाँ जितनी बातचीत हो रही तो एक कविता उनकी कोट करना चाहता हूँ कि एक वृक्ष भी बचा रहे, अंतिम समय जब कोई नहीं जाएगा साथ, अंतिम समय जब कोई नहीं जाएगा साथ, एक वृक्ष जाएगा। अपनी गौरैया गिलहरियों से बिछुड़कर साथ जाएगा एक वृक्ष, अग्नि में प्रवेश करेगा वही मुझसे पहले। कितनी लकड़ी लगेगी, शमशान की टाल वाला पूछेगा। गरीब से गरीब भी सात मन तो लेता ही है। लिखता हूं अंतिम इच्छाओं में कि बिजली के दहा घर में हो मेरा संस्कार, ताकि मेरे बाद एक बेटे और एक बेटी के साथ एक वृक्ष भी बचा रहे संसार में। हम इस शहर में रहते हैं, हमारे शहर में विद्युत सौगा है, हम बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। मुझे लगता है कि हमने यहाँ पर सौओं के सम्मान में गुरु बख्शाणी ने बहुत अच्छा काम किया, पर क्या हम अपने शहर में वृक्ष को बचा पाए? हमने लावारिस जो लाशें थी उनको तो ठिकाने लगाया, पर हम वृक्ष को तो जलाते रहे। हम अगर एक विद्युत सौगा को चालू नहीं करा पा रहे हैं तो हम कहाँ से वृक्ष बचाएंगे? ये एक बुनियादी सवाल है जो एक कवि उठाता है, और हम सबको सोचना चाहिए कि हम नदियों को कैसे बचाएंगे जब हम ये मान लेंगे कि हमको पूरा कचरा, गणेश विसर्जन भी वहीं करना है, तालाब में हमको अपनी अस्थियां भी वहीं डालना है, अपने घर का हवन भी वहीं करना है, तो हम ना नदी को बचा पाएंगे ना हम जो है जंगल को बचा पाएंगे। एक और दूसरी कविता जो मेरे बहुत ही प्रिय कवि है विनोद कुमार शुक्ल की, मैं उनकी कविता भी यहाँ कोट करना चाहता हूँ, क्योंकि कवि जो है अपनी कविताओं से बहुत ऐसी बात कहते हैं जो मुझे लगता है कि हम बड़े बड़े भाषण में नहीं कहते। विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता है,
शहर से सोचता हूं, शहर से सोचता हूं कि जंगल क्या मेरी सोच से कट रहा है। शहर से सोचता हूं कि जंगल क्या मेरी सोच से भी कट रहा है। जंगल में जंगल नहीं होंगे तो कहाँ होंगे, जंगल में जंगल नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। शहर की सड़कों के किनारे पेड़ों में होंगे। रात को सड़क के पेड़ों के नीचे सोते हुए आदिवासी परिवार के सपने में एक सल्फी का पेड़ और बस्तर की मैना आती है, पर नींद में स्वप्न देखते उसकी आंख फूट गई। परिवार का एक बूढ़ा है और वह भी देख सुन लेता है, पर स्वप्न देखते हुए आज स्वप्न की एक सूखी टहनी से उसकी आंख फूट गई। जंगल के दिन भर के सन्नाटे में महुआ टपकने की आवाज आती है और शाम को हर टप के साथ एक तारा अधिक दिखने लगता है। जैसे आकाश में तारा टपका है, फिर आकाश भर जाता है, जैसे जंगल भर जाता है। आदिवासी लड़की लड़के स्त्रीजन अपनी टोकनी लेके महुआ बीनने दिन निकलते ही उजाले के साथ साथ जंगल में फैल जाते हैं। दोस्तों, हम जिस राज्य में रहते हैं वहाँ की सबसे बड़ी आबादी आदिवासियों की। हम जल जंगल जमीन की बात करते हैं, पर हम धीरे धीरे पेड़ जो है जंगल से खत्म कर रहे हैं और सड़कों के किनारे सोचते हैं कि हम पेड़ बचा रहे हैं और उससे पर्यावरण बचेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो चिंता चाहे नरेश सक्सेना की हो, चाहे विनोद कुमार शुक्ल की हो, ये चिंता बहुत जायज और बहुत गहरी है। आप सभी हमारे बीच यहाँ शामिल हुए। आज की परिचर्चा एक बहुत ही अच्छी परिचर्चा रही और हमने देखा, जाना, हमने अपने आने वाले भविष्य के बारे में जाना। और एक चीज़ देख कर बहुत अच्छी लगी कि हमारे बीच आप जैसे कुछ अच्छे व्यक्ति मौजूद हैं जो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। आप लोगों के प्रयास से आगे भी हमें ऐसा लगता है कि हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा, एक अच्छा भविष्य हमें मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को हम कुछ दे के जाएंगे। आप सभी हमारे साथ इस परिचर्चा में शामिल हुए, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।